चलो अच्छा बेटा, कहानी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में oogenesis कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ folliculogenesis कंप्लीट हो गई थी। आ जाओ, आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो आ जाओ, समझते हैं बेटा थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है बेटा? क्या क्या बोल रहा है ये? तो रुक तो सही। आ जाओ, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब अपन बात करते हैं बेटा, ये होती क्या है? साइक्लिकल चेंजेज, राइट? साइक्लिकल चेंजेज इन वॉल ऑफ यूट्रस, इसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम देते हैं। याद करो, हम लोगों ने जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा था तो वहां पे ये टर्म आया था बेटा कि जब रिप्रोडक्टिव लाइफ आती है फीमेल प्लेसेंटल मैमल में, तो इनके अंदर क्या चलती है बेटा? कुछ साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलती हैं, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम देते हैं। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बेटा, किस में चलती है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स फीमेल में देखने को मिलता है, कभी भी नॉन प्राइमेट्स फीमेल में देखने को नहीं मिलता है। याद करो, मैंने बताया था प्राइमेट्स फीमेल कौन कौन होते हैं बेटा? मंकी होते हैं, और कौन होते हैं बेटा? एप होते हैं, और कौन होते हैं? ह्यूमन होते हैं। इन सभी के अंदर कौन सी साइकिल चलेगी? अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। लेकिन जितने भी नॉन प्राइमेट्स फीमेल होते हैं, सभी नॉन प्राइमेट्स फीमेल में कौन सी साइकिल चलती है बेटा? एस्ट्रस साइकिल चलती है। याद करो, अपन ये पढ़ क्या चुके हैं कि जो नॉन प्राइमेट्स फीमेल होती है इसमें कौन सी साइकिल चलती है? एस्ट्रस साइकिल चलती है। और मैंने बताया था बेटा कि जो कौन कौन से हमारे नॉन प्राइमेट्स फीमेल होती हैं, हमने इसका नाम आपको बताया था। जैसे अपने कौन हो गए बेटा? काऊ हो गए, रेट हो गई, डियर हो गया, शिप हो गया, रेट हो गया, और साथ ही साथ कौन हो गया बेटा? डॉग हो गया। ये सभी क्या होते हैं? अपने नॉन प्राइमेट्स फीमेल होते हैं। जितने भी आपके नाम काऊ है, रेड, डियर, शिप है, डॉग है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? अपने नॉन प्राइमेट्स फीमेल होते हैं। इन सभी नॉन प्राइमेट्स फीमेल के अंदर कौन सी साइकिल चलती है? एस्ट्रस साइकिल चलती है। एस्ट्रस साइकिल क्या है? अपने सिलेबस में कभी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना ही एस्ट्रस साइकिल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। डिटेल स्टडी अपने को करनी है प्राइमेट्स के बारे में, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। देखो, जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है बेटा, इसका जो एवरेज इंटरवल टाइम होता है, ये एवरेज इंटरवल कितना होती है बेटा इसकी? 28 से लेकर 29 डेज कुछ भी हो सकती है। ये एवरेज टाइम पीरियड होता है बेटा, कभी भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। उसका रीजन, क्योंकि हर एक फीमेल के अंदर, याद करो हम लोगों ने कुछ स्टेजेस पढ़े थे। एक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके पहले हम लोगों ने कुछ फेज पढ़े थे, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और साथ ही साथ सेनेसेंट फेज या एजिंग फेज। तो मैंने बताया था हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारी जितनी भी फेस है, चाहे जोनाइल फेस की बात करें या रिप्रोडक्टिव फेस की बात करें, ये सभी बेटा क्या होती हैं? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है। तो हो सकता है किसी फीमेल के अंदर बेटा 25 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, किसी फीमेल में 32 डेज की साइकिल हो। क्लियर है? दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो ये बेटा अगर 25 या 32 डेज की है, तो इसका जो एवरेज इंटरवल आता है वो कितने दिन का आता है? 28 से 29 डेज का आता है। क्लियर है? अब ये जो होती है बेटा, जिसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम देते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की हमारी एनसीईआरटी एक डिफिनेशन भी इसके बारे में लिखती है बेटा कि इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। राइट? ये क्या होता है, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं बेटा। हमारी एनसीईआरटी ने एक डिफिनेशन भी इसके लिए लिख रखा है, साइक्लिकल इवेंट। साइक्लिकल इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन, one menstruation till the next one is called menstrual cycle।
इसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, मेस्ट्रुअल साइकिल नाम देते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है आप ध्यान से समझना। इसने लिखा है साइक्लिकल इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, इसी को नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ध्यान से देखो, किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई 1 जनवरी को, राइट, और ये एंड कब हुई बेटा, 28 जनवरी को स्टार्ट रुक गई। क्लियर है? तो अब क्या होगा बेटा, इसके बाद जो हमारी स्टार्ट होगी नेक्स्ट साइकिल, वो कब स्टार्ट होगी, 29 जनवरी से स्टार्ट होगी। तो इसके बीच का इतना जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड रहा, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, वन मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम देते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ इसके बारे में समझते। देखो ये तो हुई कुछ डिफिनेशन की बातें हमारे। देखो जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो क्वेश्चन आता है सर कब स्टार्ट होती है, जब फीमेल में प्यूबर्टी आती है। तो प्यूबर्टी के समय पे याद करो मैंने बताया था जीएनआरएच हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है, जीएनआरएच का सिक्रेशन बढ़ेगा तो एफएसएच का सिक्रेशन बढ़ेगा, और एफएसएच का सिक्रेशन बढ़ेगा तो इसकी वजह से एलएच का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। क्लियर? तो जैसे ही बेटा प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के समय में क्या होती है, फीमेल में जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, इस फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल फ्लो को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, मेनार्च नाम देते हैं। जब पहली बार किसी फीमेल में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं, मेनार्च नाम देते हैं। पहली बार जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा इस प्रोसेस को क्या नाम दोगे आप, मेनार्च। लेकिन जरूरी थोड़ी ना क्या एक बार स्टार्ट हो गया तो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, क्योंकि याद करो मैंने बताया था फीमेल के अंदर प्राइमरी फॉलिकल का नंबर लिमिटेड है। कितना है बेटा, 60,000 से लेकर 80,000 पर ओवरी होता है। यही तो है ना। अब यही प्राइमरी फॉलिकल आगे चल के क्या करेंगी बेटा, हमारी सेकेंडरी ओसाइट बनाएंगी। तो एक चीज बताओ, जब 60,000 से 80,000 है तो इनकी तो एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद क्या हो जाएंगी, ये रुक जाएंगी। तो यहाँ पे जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ तो ये किस समय होती है बेटा, प्यूबर्टी के समय तक होती है। और प्यूबर्टी की जो टाइम पीरियड होती है बेटा, याद करो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा 11 to 14 ईयर। कुछ याद आ रहा है, 11 to 14 ईयर। अब ये जो 11 to 14 ईयर का टाइम पीरियड होता है, इसी का एक एवरेज टाइम पीरियड भी दिया जाता है 13 ईयर। क्लियर? अब यहां पे बेटा जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद, ये तो पहली बार हुई, अब ये कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक रिप्रोडक्टिव फेज चलता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा बेटा जब क्या होगा बेटा, मेंस्ट्रुअल फ्लो पूरी तरह से रुक जाएगी, जिसको नाम देते हैं नेचुरल सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब नेचुरल सीजेशन यानी कि जब परमानेंट रुक जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, मेनोपॉज नाम देते हैं। पहले दिन स्टार्ट हो गया, इसको आपने क्या नाम दिया, मेनार्च नाम दिया, और आखिरी दिन जब लाइफ में आखिरी बार आया और वहीं से रुक गया, इसको आप क्या नाम देते हो, मेनोपॉज। और ये जो मेनोपॉज होती है बेटा कितने ईयर में आती है, 45 से लेकर 50 ईयर के बीच में कभी भी आ सकती है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये क्या करेगी, वेरी करेगी। क्लियर है? आ जाओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। अब इसके लिए यहां पे कुछ हार्मोन अपने को पता होना चाहिए, तब जाके यहां पे क्लियर कट हिसाब किताब होगा। आ जाओ, याद करो हम लोगों ने मेल में हार्मोनल बैलेंस पढ़ा था, जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था तो मैंने बताया था हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आता है, जीएनआरएच हार्मोन आता है। किस पे काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसके वजह से क्या आते हैं बेटा, एफएसएच और एलएच आते हैं। एफएसएच कहां काम करता है, सर्टोली सेल पे, और एलएच कहां काम करता है, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल पे। और एलएच जब लीडिक सेल पे वर्क करता है तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, एंड्रोजन हार्मोन, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बेटा, मेल के अंदर हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट कराएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर का डेवलपमेंट कराएगा। ये सारे के सारे फंक्शन किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन का होता है। और अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जरूरत से ज्यादा हो गया तो किसको देगा बेटा, नेगेटिव फीडबैक, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को। क्लियर? लेकिन एफएसएच के बारे में क्या बताता है, एफएसएच कहां काम करती है बेटा, सर्टोली सेल्स पे। और जब एफएसएच जाके सर्टोली सेल्स पे काम करती है तो एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको अपन नाम देते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। याद आ रहा है? तो जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है बेटा, वो क्या करती है, जो लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हुई है उसको एक जगह क्या करती है बेटा, इकट्ठा करती है, जिसके वजह से स्टिमुलेट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस को। क्लियर? साथ ही साथ
मैंने आपको बताया था कि जो सर्टेली सेल्स होती है बेटा, कुछ फैक्टर रिलीज करती है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, और अगर स्पर्मेटोजेनेसिस जरूरत से ज्यादा हो गई तो यही सर्टोली सेल एक हार्मोन सिक्रिएट करेंगे जिसको आप नाम देते हो इनहिबिन, जो कि नेगेटिव फीडबैक देंगे किसको बेटा, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे एफएसएच का सिक्रीशन रुकेगा, और एफएसएच का सिक्रीशन अगर रुकेगा बेटा, इसके वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चल रहे हैं। टेम्परेचर कितना है इसका, कितना टेम्परेचर, गर्मी नहीं लग रही है? 24 पे चल रहा है यार। 18 पे करो बेटा इनको, 18 पे करो इनको। तुम्हारे यहां गर्मी बहुत जल्दी आ गई। अबे सर्दी ही कब पड़ी थी, बात तो ये भी है। आ जाओ, समझते हैं बेटा थोड़ा सा और आगे। अभी तो मेल के बारे में हार्मोनल बैलेंस समझ लिया था, आ जाओ फीमेल के बारे में हार्मोनल बैलेंस समझते हैं। देखो फीमेल में भी हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है भाई। ब्रेन नहीं होता उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन हाइपोथैलेमस तो होता है ना। यस, तूने देखा है ब्रेन नहीं होता है? हमने बताया था, हमने कभी ऐसा बोला था तुम लोगों को कि महिलाओं में ब्रेन नहीं होता? ऐसा मैंने बोला था कभी? मैं पुरुषों से नहीं पूछ रहा हूं जो कह रहे हैं। अगर तुम अपने आप को महिला समझते हो तो कल से बेटा दुपट्टा लेना शुरू कर दो, ठीक है? जिसको भी शक है अपने ऊपर, कल से दुपट्टा ले ले। तू पहले ले लियो। मैंने तुम लोग को कभी बोला था कि ब्रेन नहीं होता महिलाओं में? तुमको मैंने स्पेशल बना के बोला था कि तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है? अच्छा ठीक है, इसने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं सर मेरे पास नहीं है ब्रेन, नहीं है। हैं? मुंह से सुपारी निकाल के बोल, सर उसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। आ जाओ, देखो जब हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, देखो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है बेटा, जीएनआरएच। पूरा नाम क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां जाके वर्क करता है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके वर्क करता है। और जब ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा तो यहां से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होंगे बेटा, एफएसएच एंड एलएच। और ये एफएसएच और एलएच दोनों जाके फीमेल में कहां वर्क करेंगे, ओवरी पे, क्योंकि ये दोनों के दोनों चलो जब ये दोनों ओवरी पे काम करेंगे बेटा, इसके वजह से क्या होगा, फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, राइट। और एक चीज याद करो बेटा, जब ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा तो मैंने आपसे बताया था प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर आएगी अपनी कौन सी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल, और ग्रेफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो एक चीज बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा बेटा, एक तो अपना सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन, और एक कौन सा सिक्रेट होता है, प्रोजेस्ट्रॉन। कुछ याद आ रहा है? और ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन है दोनों कहां वर्क करते हैं बेटा, यूट्रस पे वर्क करते हैं, जिसके वजह से एस्ट्रोजन यूट्रस की थिकनेस बढ़ाता है और प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, मेंटेन करता है। क्लियर? आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। ध्यान से देखो, अगर ये हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं तो कैसे वर्क करेंगे इसके बारे में समझते हैं। अगर सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़े, यानी कि हार्मोन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन क्या हो जाए, जरूरत से ज्यादा होने लगे, तो ये क्या करेगा बेटा, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन सा फीडबैक देगा बेटा, पॉजिटिव या निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। ये लो, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। आ जाओ तुमको अब समझाते हैं। हमने बताया सिर्फ एस्ट्रोजन का लेवल अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। आ जाओ, याद करो टर्सरी फॉलिकल, याद आ रहा है? बोलो यार। टर्सरी फॉलिकल में एक थी अपनी थीका इंटरना,
कुछ याद आया? और एक थी यहां पे थीका एक्सटर्ना, राइट। अब याद करो मैंने बताया था कि जो थीका इंटरना होती है, यहां से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है बेटा? एस्ट्रोजन हार्मोन। कुछ याद आया? अब एक चीज बताओ, फॉलिकल कौन सी है अभी? टर्सरी फॉलिकल है अपनी। क्लियर? टर्सरी फॉलिकल है तो ऊसाइट कौन सी होगी अपनी? सेकेंडरी ऊसाइट होगी। अब एक चीज बताओ, थीका इंटरना से एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा, इसका मतलब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। तो एक चीज बताओ, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो अभी टर्सरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होती है? ग्रेफियन फॉलिकल में ना। तो इसका मतलब एफएसएच का सिक्रीशन ज्यादा होगा। और 14th डे ऑफ एवोल्यूशन पे एफएसएच एलएच क्या होते हैं बेटा? पीक लेवल पे होते हैं, तभी तो ओवुलेशन होता है, तभी तो ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट होती है। तो ध्यान से देखो, सिर्फ जब एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ा तो इसने क्या किया? हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक दिया, जिसके वजह से जीएनआरएस का सिक्रीशन जरूरत से ज्यादा हुआ, और जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच ज्यादा हुए, तभी तो ओवुलेशन हुई। कुछ क्लियर हुआ? आ जाओ बेटा, ये तो बात हुई अपनी किसकी? एस्ट्रोजन की बात। लेकिन एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया था? एस्ट्रोजन हार्मोन कहां कहां से सिक्रीट हो सकता है? एक तो थीका इंटरना से सिक्रीट होगा, और एक कहां से सिक्रीट होगा? कॉर्पस ल्यूटियम से। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ और सिर्फ कहां से सिक्रीट होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। याद रखना, अगर प्रोजेस्टेरॉन की बात की जाएगी तो आंसर जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम ही सिक्रीट कर सकता है, इसके अलावा कोई प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं कर सकता है। क्लियर? तो एक चीज बताओ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का सिक्रीशन बढ़े, राइट? एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन बढ़ जाए और प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रीशन बढ़ जाए, तब तो एक चीज क्लियर हो गया। सर ये तो कॉर्पस ल्यूटियम की बात हो गई है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से कौन कौन से हार्मोन आए थे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। इसीलिए तो उसको टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड नाम दिए थे। तो एक चीज बताओ, अब प्रोजेस्टेरॉन आ चुका है और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करती है बेटा? इंडोमेट्रियम की लेयर को बनाती है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करती है? उसको मेंटेन करती है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल दोनों का अगर साथ साथ लेवल बढ़ेगा तो ये दोनों हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसा फीडबैक देंगे बेटा? निगेटिव फीडबैक देंगे। क्यों निगेटिव फीडबैक देंगे? आ जाओ समझते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हैं, इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम है, और जब तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है तब तक ना तो जीएनआरएच आएगा ना तो एफएसएच और एलएच आएंगे। क्योंकि ये क्या करवाने वाले हैं बेटा? ये प्रोजेस्टेरॉन, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन नाम देते हैं, ये प्रेगनेंसी करवाने वाले हैं। और अगर प्रेगनेंसी होना शुरू हो गई तो इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। अब अगर इसकी जरूरत फिर से पड़ गई, अगर फिर से ओवुलेशन हो गया, तो याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लगेगी, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। क्लियर है ये बात? अगर सिर्फ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा तो ये क्या होगा बेटा? निगेटिव फीडबैक, और खाली एस्ट्रोजन का लेवल बढ़े तो पॉजिटिव फीडबैक देगा। रीजन आप समझ गए? क्योंकि सिर्फ एस्ट्रोजन की बात की जा रही है, तो इसका मतलब सर थीका इंटरना से सिक्रीट हो रहा है ये, और इसके आगे अभी ग्रेफियन फॉलिकल की भी बनने वाली है, और 14th डे ऑफ ओवुलेशन पे एफएसएच और एलएच पीक पे होते हैं। और पीक पे किसके वजह से है बेटा? क्योंकि एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब और गिराओ और सिक्रीट करो, जितना कर सकते हो करते रहो, कंटिन्यू करो। हार्मोन का सिक्रीशन, दांते फैलाते हो बदतमीज, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। अपना वाला सोच लेते हैं, सर जो हम जो कर रहे हैं वही वाली बात हो रही है क्या यहाँ पे? आ जाओ, कुछ हार्मोनल बैलेंस समझ में आया? बोलो यार। पीछे वाले अन्ना भैसन की तरह बैठे रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता है। कुछ समझ में आता है पीछे वालों? आगे की 5 सीटें खाली हैं, यहां भी कभी बैठ जाया करो। ऐसा क्या रहता है जो पीछे बैठते हो? हैं? मजा आता है, एक दूसरे में ही सर हम मजा ले लेते हैं। हैं? आ जाओ, यहां तक कुछ क्लियर हुआ? देखो, एक नाम आया नेचुरल सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन हर समय परमानेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रुकती, कुछ टेम्परेरी भी रुकती है। आ जाओ, टेम्परेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक को दिखाते हैं। अब टेम्परेरी रोकने का मतलब हाथ लगा के नहीं रोकना है। क्लियर? आ जाओ, देखो, टेम्परेरी स्टोरेज स्टॉपेज जो होती है बेटा,
टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? अमीनोरिया नाम देते हैं। चलो आ जाओ, अमीनोरिया क्या होती है इसके बारे में अपन समझते हैं। देखो, जब भी टेम्परेरी मतलब रुकी है, कुछ दिन के बाद चलना शुरू हो जाएगी, इसी को क्या नाम देते हैं? अमीनोरिया। इसमें पहला हमारा आता है बेटा प्रेगनेंसी अमीनोरिया। अब एक चीज बताओ, जब तक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो क्या उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है? कभी कभी नहीं चलती। तुमको कैसे पता रे? हैं, तुम लोग देखे हो क्या कभी? आ जाओ, पढ़े हुए हो सर, यही तो एक टॉपिक पढ़े आज तक लाइफ में। सुनो, एमिनोरिया की बात करते हैं। अब एक चीज बताओ, प्रेगनेंसी एमिनोरिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट या एब्सेंट? कौन था रे एब्सेंट वाला इधर से पहले? झिंगोली? झिंगोली भी उधर वाले में थोड़ी ना था, झिंगोली शरीफ है अपना। इधर से कौन था एब्सेंट वाला पहले? वो हाथ उठाया अपना, कौन था? वो थी दारूबाज, तुम थी? तुमने बोला एब्सेंट होता है। कौन था इधर से? कौन? तुम थी? अच्छा सर, सुरती खाए हुए इसलिए आवाज नहीं निकल रही है ना? इधर से कौन कौन था रे एब्सेंट वाला? है क्या? तो पहले ये महिलाओं वाली हरकतें मत कर दे, सबकी चुगली करता है ना? कुछ तेरी लगता है सेल डिवीजन में प्रॉब्लम आई है बचपन में ही। प्रॉपर मेल हो ना, तब ठीक है। सुनो, देखो, याद करो कम वक्तों, मैंने बताया था कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये कितने टाइम के लिए रुक जाती है? 4 महीने के लिए तो ये रुकती है ना, बोलो। और 4 महीने जब रुकेगी तो कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट कराएंगे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनहिबिन, ये सारे हार्मोन सिक्रीट कराएगी। तो एक चीज बताओ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों है पॉजिटिव फीडबैक या निगेटिव फीडबैक? निगेटिव फीडबैक। इसका मतलब यहां पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ये लो, जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं बेटा, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है? यहां पे ज्यादा होता है। अरे इसलिए क्योंकि अगर प्रेगनेंसी है तो एक चीज बताओ, इंडोमेट्रियम को हर समय मेंटेन रखना है, हर समय उसकी लेयर बनाए रखनी है, नहीं तो प्रेगनेंसी एबॉर्ट हो जाएगी बेटा। इसलिए जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा, तो आप बताओ बेटा जीएनआरएच का लेवल क्या होगा? कम होगा। एफएसएच का लेवल कम होगा। एलएच का लेवल कम होगा। जब एक चीज बताओ, इन सभी का लेवल कम होगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? बोलो यार, फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा। और जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा तो एक चीज बताओ, ओवुलेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ओवुलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलेगी। क्लियर हुआ? आ जाओ, ये तो प्रेगनेंसी की बात होती है बेटा। एक और आता है टर्म जिसको अपन नाम देते हैं लैक्टेशनल अमीनोरिया। चल भाई, लैक्टेशनल अमीनोरिया की अपन बात करते हैं। देखो, जब लैक्टेशनल अमीनोरिया की बात करोगे तो ये लैक्टेशनल अमीनोरिया क्या कहती है बेटा, कि जब फीमेल में प्रेगनेंसी के 9 मंथ के बाद क्या होती है बेटा? पार्चुरेशन होता है, मतलब बेबी का बर्थ होता है, राइट? तो एक चीज बताओ, पार्चुरेशन हो गया तो मेमरी ग्लैंड पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगी, तो मेमरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन होगा। तो एक चीज बताओ, मिल्क की फीडिंग फीमेल कराएगी कि नहीं? आफ्टर द पार्चुरेशन कराएगी। ये लो, मिल्क की फीडिंग होगी। अब एक चीज बताओ, अगर मिल्क की फीडिंग होगी, इसके वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होगा? ज्यादा। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? मिल्क सिंथेसिस करना। तो एक चीज बताओ, जब फीडिंग स्टार्ट होगी तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा, और अगर एक चीज याद रखना, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा तो इसके वजह से थोड़े अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी ज्यादा होता है, राइट? थोड़े से अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल प्रोलैक्टिन के वजह से आता है। लेकिन आ जाओ, छोड़ते हैं, हटाओ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को,
ये जो प्रोलैक्टिन होती है बेटा एंटागोनिस्टिक होती है किसके, एफएसएच और एलएच के। और जब प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा तो एफएसएच और एलएच का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्लियर है। और जब एफएसएच और एलएच का लेवल कम हो जाएगा तो एक चीज बताओ, इसकी वजह से फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा। फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो ओवुलेशन भी नहीं होगी, और ओवुलेशन नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलेगी। क्लियर है। सुनो, ये जो लैक्टेशनल एमेनोरिया होती है ये सिर्फ और सिर्फ कितने महीने के लिए लागू होती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई फीमेल अगर 3 साल तक फीडिंग करवाती रही तो वो 3 साल तक उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कितने दिन के लिए लागू होगी बेटा, 6 मंथ के लिए लागू होगी। लेकिन इस 6 मंथ की भी एक शर्त है, अगर किसी फीमेल ने 6 मंथ तक कंटिन्यू फीडिंग करवाया तब तो ये लैक्टेशनल एमेनोरिया 6 महीने तक चलेगी। लेकिन अगर किसी फीमेल ने बर्थ के 1 महीने बाद ही फीडिंग कराना बेबी को बंद कर दिया, उसने कहा नहीं हमारा सेप साइज खराब हो रहा है, हम नहीं करवाएंगे अब फीडिंग। क्लियर है। तो ऐसे में क्या होगा बेटा, 1 महीने के बाद फीडिंग कराना बंद। जब फीडिंग बंद हो गई तो एक चीज बताओ, प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होगा, कम होता जाएगा। और प्रोलैक्टिन का लेवल कम तो एफएसएच और एलएच का लेवल ज्यादा होगा। 1 महीने के बाद फीडिंग बंद तो याद रखना 1.5 से 2 महीने के बाद ये प्रोलैक्टिन का लेवल पूरी तरह से कम हो जाएगा, एफएसएच और एलएच फिर से पीक पे आएंगे, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, ओवुलेशन होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है। ये 6 मंथ तक तब लिखा जाता है क्योंकि आप भी जानते हो बेटा कि 6 मंथ तक बेबी को मदर मिल्क देना कंपलसरी होता है। क्लियर। लेकिन हो सकता है कोई फीमेल फीडिंग कराना ना पसंद करे। क्लियर है। तो ऐसे में क्या होगा बेटा, फीडिंग नहीं करवाएंगे तो कोई बात नहीं, प्रोलैक्टिन का लेवल कम होने लगता है। ऐसे बहुत लोग करते हैं आज के जमाने में। आजकल तो बहुत सारी फीमेल जो हाई क्लास सोसाइटी की होती है वो कहती है नहीं मैं बच्चा ही नहीं पैदा करूंगी, अपना बच्चा दूसरे के यूट्रस से पैदा करवाती है, जिसको नाम है सेरोगेट मदर, है ना। जैसे शाहरुख खान को नाम सुने हो ना, तो शाहरुख खान का तीसरा बच्चा सेरोगेट है बेटा, वो गौरी के यूट्रस से नहीं आया है, क्योंकि उसकी वाइफ यूट्रस उसको सॉरी उसकी वाइफ जो है प्रोड्यूसर है, तो उसको लगता है अगर 9 महीने तक हम प्रेगनेंसी में टाइम बर्बाद करेंगे तब तक पता नहीं कितने का लॉस होगा। तो इनका खुद का सेकेंडरी ओसाइट और शाहरुख साहब का अपना स्पर्म, फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ है बेटा, आउटसाइड द बॉडी हुआ। दोनों का गैमेट दोनों का ही है, गौरी का और शाहरुख का, बस उसको उठा के कहां दे दिया, दूसरे के यूट्रस में डेवलप करा दिया। बच्चा इन्हीं का है, बस डेवलप दूसरे के अंदर यूट्रस में हो गया। तो याद रखना उसकी फीडिंग भी कौन करवाएगा, हमेशा वही मदर करवाएगी जिसके बेबी जहां से पैदा हुआ है। ये नहीं करवा पाएंगी, गौरी नहीं करवा पाएंगी कभी। क्लियर। चलो आ जाओ, ये क्लियर हुआ। चलो अभी तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहानी बन रही थी, अब चलेंगे कैसे, आ जाओ मेंस्ट्रुअल साइकिल तुमको आज सिखाते हैं बेटा। देखो पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है बेटा 4 फेज में कंप्लीट होती है। जो पहली फेज होती है बेटा इसको अपन क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज नाम देते हैं, या इसी को क्या नाम देते हैं, ब्लीडिंग फेज नाम देते हैं। आ जाओ समझते हैं बेटा, ये जो मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज होती है ये कितने दिन की होती है बेटा, 3 to 5 डेज की होती है। यानी कि किसी के अंदर 3 दिन में रुक सकती है, किसी के अंदर 5 डेज में रुक सकती है। ये लो लोगो लग गया है यहां पे, का मतलब ब्लीडिंग चल रही है। कुछ क्लियर हुआ। आ जाओ तुमको सिखाते हैं। याद करो हम लोगों ने वेजाइना पढ़ा था, बोलो यार, तो वहां क्या बताया था, एक्ट एज पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। कुछ याद आया? नहीं सर नहीं पता। सुनो, जब इंडोमेट्रियम की लेयर ब्रेक होगी, याद करो ये क्या है अपना इन्वर्टेड पियर शेप यूट्रस। कुछ याद आ रहा है? बोलो। ये लो इन्वर्टेड पियर शेप, यहीं पे क्या प्रेजेंट होती है,
वेजाइना प्रेजेंट होती है। अब याद करो हमने बताया था इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस क्या होती है बेटा, इंडोमेट्रियम होती। कुछ याद आ रही है कहानी? अब देखो जब क्या होगा, एक चीज बताओ, अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाए और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाए, पहले एक चीज बताओ, एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है? इंडोमेट्रियम की लेयर को बनाने का काम करती है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करती है? उसको मेंटेन करती है। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल कम हो जाए तो एंडोमेट्रियम का क्या होगा? एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी। और एंडोमेट्रियम जैसे ही बेटा ब्रेक होगी, तुरंत बेटा क्या स्टार्ट होगी? यहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। क्यों ब्लीडिंग स्टार्ट होगी? क्योंकि हाईली वेस्कुलर होती है। और जो ब्लीडिंग होगी बेटा, ये ब्लड कहां से निकल के आएगी? वजाइना से ही तो निकल के आएगी। इसीलिए तो लिखा था एक्ट एज पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेंस्ट्रुअल फ्लोस का जो ब्लीडिंग होगी उसके लिए पाथवे कौन प्रोवाइड करेगी? वेजाइना प्रोवाइड करेगी। क्लियर हुआ? अब देखो जब ये लेयर ब्रेक होती है तो क्या होती है बेटा? ब्लीडिंग होती है। इसी को नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज नाम देते हैं। चलो कहानी शुरू करते हैं। अब याद करो बेटा, ओवरी में पहुंचते हैं सबसे पहले। चलो, ओवरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम है या नहीं है अगर ब्लीडिंग फेज चल रही है तो? बोलो बोलो यार, कार्पस ल्यूटियम क्या हो चुकी है? डीजेनरेट हो चुकी है। और अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गई तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा। पक्की बात? ये लो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल कम हो गया। अब यहां पे आओ बेटा, अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल कम हो गया तो इसकी वजह से किसका सिक्रेशन बढ़ेगा? जीएनआरएस, क्योंकि निगेटिव फीडबैक देते हैं ना ये। अगर इनका सिक्रेशन कम तो इनका सिक्रेशन ज्यादा, और इनका सिक्रेशन ज्यादा तो इनका सिक्रेशन कम होगा। यही तो होता है ना। आ जाओ, ये लो, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया, इसके वजह से जीएनआरएच का लेवल, एफएसएच का लेवल और एलएच का लेवल, तीनों का लेवल क्या होने लगेगा बेटा? यहां पे अब बढ़ने लगेगा। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, ओवरी में कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हुई जिसके वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया। तो एक चीज बताओ, इसके वजह से क्या हो गया? ब्लीडिंग होगी, क्योंकि इंडोमेट्रियम की लेयर क्या हो चुकी है? ब्रेक हो चुकी है। ये लो, इंडोमेट्रियम क्या हो गई बेटा? ब्रेक हो गई। और अगर इंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई, इसके वजह से क्या होगा बेटा? बॉडी से लॉस ऑफ ब्लड। राइट? किसका लॉस होगा बेटा? बॉडी से ब्लड का लॉस होगा। क्वेश्चन आता है सर कितना ब्लड के निकल के जाएगा? 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, कितना निकलेगा? तो ये जो ब्लड का लॉस होता है बेटा, 40 to 80 ml ब्लड का लॉस होता है। जब किसी फीमेल में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो जो 3 to 5 डेज में ब्लड का लॉस होता है वो कितना लॉस होता है बेटा? 40 to 80 ml ब्लड का लॉस होता है। क्लियर है? अब जो 40 to 80 ml ब्लड का लॉस होता है बेटा, तो वेजाइना से सिर्फ ब्लड निकल के नहीं आती है, तो क्या क्या निकल के आ जाएगी? आ जाओ समझते हैं बेटा। वेजाइना से देखो सबसे पहले तो ब्लड निकल के आएगी, ये तो क्लियर हो गया सर कि वेजाइना के रास्ते से ब्लड निकल के आएगी। और इसी के साथ साथ क्या निकल के आएगा? सिक्रीशन ऑफ इंडोमेट्रियम ग्लैंड। याद करो, इंडोमेट्रियम में कोई ग्लैंड प्रेजेंट है क्या? जी नहीं, नहीं प्रेजेंट है सर, लेकिन ग्लैंड की डक्ट प्रेजेंट है। याद करो, मैंने बताया था इंडोमेट्रियम हाईली वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर होती है, और हमारी इंडोमेट्रियम ग्लैंड की क्या प्रेजेंट होती है? डक्ट प्रेजेंट होती है। तो ब्लड का लॉस होगा, साथ ही साथ इंडोमेट्रियम का भी, इंडोमेट्रियम ग्लैंड की जो सिक्रीशन होगी वो भी निकल के आएगा। एक चीज बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, इसका मतलब सेकेंडरी oocyte का मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है? क्या ताली बजाने लगते हो रे? हैं? ये जो ताली बजाते हैं मार्केट में मत बजा देना गलती से, नहीं तो लोग कहेंगे चलो 10 रुपए ले लो, कल 26 जनवरी है। सुनो, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, एक चीज बताओ, मियोसिस सेकेंड डिवीजन सेकेंडरी oocyte की कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट? पक्का? पक्की बात, इनकम्प्लीट है। चलो ये लो बेटा, तो इसके साथ साथ और किसका लॉस होगा बेटा?
लॉस होगा किसका? अनफर्टिलाइज्ड एग का भी। राइट, ये लो, ये सारी चीजें एक साथ निकल के आएंगी बेटा वेजाइना से। क्या क्या निकलेगी? ब्लड निकलेगी, एंडोमेट्रियम ग्लैंड की सिक्रेशन निकल के आएगा, और साथ ही साथ अनफर्टिलाइज्ड एग भी निकल के आएगी। इसी को अपन क्या नाम देते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज, जो 3 to 5 डेज तक चलती है। क्लियर है? अब इसमें होगा क्या बेटा? देखो, जरूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी में कंटिन्यू चले, हो सकता है बीच में रुक भी जाए। क्लियर है? ये लो, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चली तो क्या रीजन हो सकता है? आ जाओ समझते हैं। देखो, जब भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना, तो एक टाइम पीरियड पे चलती है बेटा। मैंने आपको पहले ही बताया, एवरेज इंटरवल टाइम कितना होता है? 28 से 29 डेज होता है। क्लियर है? अब मैंने बताया, हो सकता है किसी फीमेल का 25 डेज पे चलता हो, किसी फीमेल का 32 डेज पे चलता हो, किसी का 30 डेज पे चलता होगा, सबका अलग अलग होता है। क्लियर? तो हर एक फीमेल को अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड की टाइम पीरियड याद होती है। सपोज दैट मैंने बताया 1 जनवरी को ब्लीडिंग हुई, 28 जनवरी को पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गई, तो फीमेल को तो एक चीज पता है कि लास्ट डेट अपनी जो है वो 1 फरवरी तक हो सकती है। कॉमन सी बात है, अगर आइडियल साइकिल चल रही है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 फरवरी लास्ट डेट हो सकती है। अगर 1 फरवरी को मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 2 को इंतजार किया नहीं हुआ, 3 तारीख को इंतजार किया नहीं हुआ, टेंशन बढ़ती चली जा रही है, 4 फरवरी आया, 5 फरवरी आया, ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है। अब टेंशन की बात, धड़ाक से फोन लगा, क्या किया तुमने? ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आ जाओ। क्या कर सकता है वो? अब तुमको बताते हैं। देखो, मोस्टली केसेस में क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी है। कांड हो गया। मोस्टली केसेस में क्या होगी? प्रेगनेंसी होगी। लेकिन हर बार कमबख्तों में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती है। हो सकता है वो फीमेल बेटा किसी बीमारी से गुजर रही हो, पुअर हेल्थ हो सकता है बेटा स्ट्रेस से गुजर रही हो। इन कंडीशन में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। क्लियर है? अब जमाना बदल चुका है, ये नहीं कि सर बस प्रेगनेंसी हो गई, नहीं, हर समय प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। हो सकता है फीमेल का हेल्थ सही नहीं हो, तो हेल्थ ना सही होने की वजह से भी हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल ना चल रही है। हो सकता है किसी स्ट्रेस से गुजर रही हो, तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ना चले। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, 90% केसेस में क्या होता है? अपना प्रेगनेंसी ही होता है मोस्टली केसेस में। एक काम कर बे, इधर आ, तो जा मुंह धुल के आ, मैं देख रहा हूं कब से हैं, क्या कर रहा था रात में? सर इसी की तैयारी कर रहे थे। मैं जब से आया हूं, मैं तब से देख रहा हूं, सोच रहा हूं अब जग जाएगा, अब जग जाएगा, ऐसे कर रहा है। ऐसे सोच रहा सर देख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, है ना, ये सब पैसा कमाने के तरीके हैं। क्या करें, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। गरीब आदमी क्या कर सकता है इससे ज्यादा, है ना। तो देखो, 2 मुर्गियां जो कब से लगी हुई हैं, जब से क्लास चल रही है तब से उनकी पंचायत अभी तक खत्म नहीं हुई है। कौन से मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा है? सर वो भारत के प्रधानमंत्री आज कुछ बोल रहे थे, उसी पर डिस्कशन चल रहा है। हैं? कौन सा मुद्दा है जो खत्म ही नहीं हो रहा है तुम लोगों का? एक काम करो, आराम से टाइम लो, घर जाओ एक दूसरे के, 3-4 दिन तक बात करो, जब तक बात खत्म ना हो जाए आना मत। पता नहीं कौन से मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा है, इससे इंपॉर्टेंट है अपने जूलॉजी से। कब से वो लोग लगे हुए हैं। अच्छा, महिलाओं का लगा होना भी स्वाभाविक होता है, ये हमेशा पंचायत करती रहती हैं, है ना। ये जो हाँ सर कर रहा है ना, वो खुद करता है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ क्रोमोसोम आ गए थे। आ जाओ, पहली फेज क्लियर हुई, मेंस्ट्रुअल फेज। आ जाओ, दूसरी जो फेज आएगी बेटा, इसको अपन नाम देंगे प्रोलिफेरेटिव फेज, या इसी को अपन नाम देते हैं फॉलिक्यूलर फेज। चलो आ जाओ,
अब ये क्या होती है बेटा प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, इसके बारे में अपन समझते हैं बेटा। एक चीज बताओ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ब्लड में है क्या? बोलो यार, नहीं है। क्यों नहीं है? कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो चुकी है? डीजेनरेट हो चुकी है। जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच का लेवल क्या है अपना? ज्यादा है। पक्की बात। तो एक चीज बताओ, जब यहां पहुंचोगे तो यहां अभी भी क्या होगी बेटा? जीएनआरएच तो ज्यादा ही होगा ना। आ जाओ, ये लो बेटा, जीएनआरएच क्या है यहां पे? ज्यादा है। एफएसएच क्या है? ज्यादा है। और एलएच क्या है? ज्यादा है। क्लियर? ये जो फॉलिकुलर फेज होता है या प्रोलिफरेटिव फेज होता है, ध्यान से देखो, ये कितने दिन तक चला है? 3 to 5 डेज तक चला है बेटा। इस 3 to 5 डेज के बाद ये कितने दिन का टाइम पीरियड होगा? 6th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर 13th डे तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसी को क्या नाम देते हो आप? प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। नाम को पकड़ो बस, फॉलिकुलर फेज। इसका मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। अब एक चीज बताओ, जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा तो अपनी प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगी बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल में, टर्शरी फॉलिकल में, फिर उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल में। इसका डेवलपमेंट कौन करवाएगा बेटा? अपना एफएसएच करवाएगा। पक्की बात। प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगी बेटा? अपने टर्शरी फॉलिकल में। ये लो, प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगी? सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और फाइनली किस में पहुंचेंगे अपन? ग्रेफियन फॉलिकल में। और इसका डेवलपमेंट कौन करवाएगा? एफएसएच करवाएगा। अब एक चीज बताओ, अगर अपन पहुंच रहे ग्रेफियन फॉलिकल तक तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता होगा या घटता होगा? इस टाइम पे बढ़ रहा है या घट रहा है? आप बताओगे बेटा। बढ़ेगा। क्यों? ठीका इंटरना से क्या आ रही है? एस्ट्रोजन हार्मोन आ रही है। ये लो बेटा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। इस समय जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच के साथ साथ कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा। ये ले बेटा, पीछे आ जाओ। सिर्फ एस्ट्रोजन का लेवल बढ़े तो एफएसएच, जीएनआरएच और एलएच सबका लेवल बढ़ता है। तो ये लो तुम्हारे सामने है बेटा कि एस्ट्रोजन का लेवल सब बढ़ गया, इसलिए पता चल गया जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच बढ़े हुए हैं, क्योंकि ये क्या देगा? पॉजिटिव फीडबैक देगा। क्लियर हुआ? अब एक चीज बताओ, ये तो फॉलिकुलर फेज नाम दिया, इससे पहले नाम दिया प्रोलिफेरेटिव फेज। एस्ट्रोजन हार्मोन आया, रिलेट करके देखो यूट्रस में क्या करेगा ये। बोलो यार, प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रस कराएगा कि नहीं? एंडोमेट्रियम की लेयर बनाएगा कि नहीं? बनाएगा। ये लो बेटा, यहां पे क्या होगा? प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रस। ये लो, एंडोमेट्रियम लेयर जो ब्रेक हुई है वो क्या होगी बेटा? रीजनरेट होगी थ्रू प्रोलिफरेशन। राइट? अब एक चीज बताओ, प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रस हुआ या हमारी लेयर रीजनरेट हुई, किस हार्मोन के वजह से रीजनरेशन हुआ? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। तो यहां पे फॉलिकल का डेवलपमेंट भी होता है, एंडोमेट्रियम की लेयर रीजनरेट भी होती है। इसीलिए इस फेज को क्या नाम देते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर इसी को क्या नाम देते हो? फॉलिकुलर फेज। और यहां पे ये जो फंक्शन चलती है बेटा, यानी कि ग्रेफियन फॉलिकल यानी प्राइमरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही है, और साथ ही साथ इंडोमेट्रियम के लेयर रीजनरेट हो रही है। ये प्रोसेस कब चलती है बेटा? साथ साथ चलती है। हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, बोथ प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली। दोनों के दोनों प्रोसेस कैसे चलेंगे? साथ साथ चलेंगे, कोई अकेले नहीं चलेगी। अब एक चीज बताओ, इंडोमेट्रियम की लेयर बन गई? बोलो यार, आ जाओ। अभी भी जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच क्या है बेटा? बढ़ रहे हैं। एस्ट्रोजन बढ़ रहा है ना। आ जाओ, नेक्स्ट अपनी जो फेज आती है, तीसरी फेज, इसको अपन नाम देते हैं ओवुलेटरी फेज। अब ये ओवुलेटरी क्या है बेटा? ओवुलेटरी फेज, नाम को पकड़ो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसी को क्या नाम देते हो? ओवुलेटरी फेज। तो एक चीज बताओ, जब ओवुलेटरी फेज की बात करोगे, एक चीज बताओ, एफएसएच और एलएच का क्या होगा हाल? बोथ एफएसएच एंड एलएच किस लेवल पे होंगे बेटा? पीक लेवल पे होंगे, यहां पे 14th डे पे। और एक चीज बताओ,
एफएसएच पीक लेवल पे है, फॉलिकल्स की साइज मैक्सिमम हो जाएगी, एलएच पीक लेवल पे है तो एंट्रम कैविटी की साइज बढ़ेगी, एंट्रम कैविटी की साइज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जिसके वजह से ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा और ग्रेफियन फॉलिकल फट के फ्लावर हो जाएगी। ग्रेफियन फॉलिकल अगर बस्ट करेगी तो क्या निकलेगी, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी, इसी को क्या नाम देते हो आप, ओवुलेटरी फेज नाम देते हैं। ये लो बेटा, अब हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, यहां पे एक पॉइंट आती है रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच। अब ध्यान से देखो, एफएसएच एलएच टॉप पे है, लेकिन उसमें सबसे टॉप पे क्या है, अपना एलएच है। एनसीईआरटी लिखती भी है बेटा इसके बारे में, रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल, लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड ऑफ साइकिल, मिड ऑफ साइकिल, इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, एलएच सर्ज नाम देते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बेटा कि जो एफएसएच और एलएच है दोनों के दोनों पीक पे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसका सिक्रीशन हो रहा है उसमें, एलएच का। एनसीईआरटी लिखती है रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड ऑफ साइकिल। अब ध्यान से देखो, मिड ऑफ साइकिल, साइकिल कितने दिन की मैंने बताई आपको, 28 से 29 डेज, यानी 14th डे क्या होगा अपना, मिड टाइम पीरियड होगा, और इस टाइम पे एलएच क्या होता है बेटा, बिल्कुल पीक पे होता है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, एलएच सर्ज नाम देते हैं। क्लियर है, जब एलएच पीक पे है इसके वजह से ग्रेफियन फॉलिकल का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, जिसके वजह से क्या होगी बेटा, ये लो, ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट करेगा, और ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट करते ही यहां पे क्या होगी बेटा, ओवुलेशन होगी। पक्की बात, जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट करेगी क्या होगा बेटा, ओवुलेशन होगा। अब एक चीज बताओ, ओवुलेशन होगा तो क्या बनेगी, अपनी सेकेंडरी oocyte बनेगी, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, ओवम। आप भी जानते हो ओवम तो नहीं बन सकती अभी, क्योंकि जब तक मेयोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी तब तक ओवम की बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारी एनसीईआरटी कहती है तो मान लेते हैं। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, हर मंथ कितने ओवुलेशन होगी, एक मंथ में कितने ओवम बनेंगे, एक ओवम बनेगी, पक्की बात। तो एक साल में कितने बनेंगे बेटा, 12 ओवम पर ईयर होंगे। एक अगर पूछा जाए पर ओवरी, तब क्या आंसर दोगे, ये लो बेटा, 6 ओवा पर ओवरी। क्यों, मैंने क्या बताया था, हमेशा ओवुलेशन अल्टरनेट ओवरी से होता है। अगर जनवरी में राइट ओवरी से ओवुलेशन हो गया तो फरवरी में लेफ्ट ओवरी से, मार्च में राइट ओवरी से, अप्रैल में लेफ्ट ओवरी से। अब आगे का हिसाब तुम लगा लो, अपन नहीं लगा पाओगे, लगा लोगे ना। एक ओवरी से हर साल कितना ओवुलेशन होगा, 6 ओवा का। तो एक चीज बताओ, फीमेल में हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होगी, 13 साल में, हमने कहा 50 साल में बंद हो गई, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ कितने साल तक चली, बोलो यार, 37 ईयर तक चली। ये लो बेटा, 37 ईयर की रिप्रोडक्टिव लाइफ हुई, और कितना ओवा एक साल में निकला, 12 ओवा पर ईयर निकल रहा है। तो एक साल में कितना पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में निकलेगी, 444 ओवा। पूरे एक फीमेल पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में 444 अंडे दे सकती है। क्लियर। या फिर इसी को अपर एक एवरेज टाइम पीरियड ले लेते हैं 450 ओवा। कैलकुलेट करके देखो, सही होगा, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है तुमसे, है ना। मैं क्या हवा में कैलकुलेट कर देता हूं, तुम नहीं कर पाओगे, है ना। अबे कैलकुलेशन कौन रटता है वे, ये तो तुरंत हवा में होती है, पागल है क्या। अरे उस पे तो बेटा मैं दांव खेल जाता हूं, कैपेसिटर तो मैं मास्टरों को सिखा दूं, आजा बताता हूं तुझे कैसे चलती है सीरीज पैरेलल।
उसके तो मैं महारत था मेरे पास। ले दे के फिजिक्स मेरे पास क्या आती थी, कैपेसिटर आता था, बड़े अच्छे से आता था, सीरीज पैरेलल, और वेर्नियर कैलिपर, अरे वेर्नियर कैलिपर से मैं ऐसे उड़ा देता था, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक वो अपना फ्री बॉडी डायग्राम, पेंडुलम इधर लटक रहा है तो बंदर इधर से लटका हुआ है, ये सब बड़े अच्छे से आता था। एक आती है अपनी वर्क एनर्जी पावर, उसका तो मुझे हवा ही न लगे, बॉडी इधर से घूम के इधर गई, तो बताओ mgh क्या होगा बे, हाफ एम बी स्क्वायर, हमसे क्या मतलब है बे, कहां कहां होगा, अगर यहां से बॉडी छोड़ा तो इतने पे कितनी mgh होगी, सर गिरा के देखते हैं, यहां पकड़ लो, क्या पता कितने पे होगी, कभी हवा नहीं लगी। पता नहीं मास्टर क्या सिखाना चाहता था उसमें, पता नहीं, हमें तो कभी नहीं समझ में। एक ग्रेविटेशन भी ठीक ठाक आती थी, ग्रेविटेशन में क्योंकि जो देखो जो फॉर्मूला बेस्ड रहते थे उसमें तो फिर फिजिक्स के बादशाह, और जहां लग जाए कि अब यहां कॉन्सेप्ट चलेगा, वहीं लगता था फिजिक्स सबसे गंदी सब्जेक्ट है। लेकिन जब कैपेसिटर आया और इलेक्ट्रिक करंट आया जिसमें रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल, तो फिर मुझे लगा यार फिजिक्स तो अपने से ज्यादा किसी को नहीं आती है, हकीकत बात भी है। हैं? कल हमारे बारे में जान गए, कौन बताया अभी? अरे वो हमारे बहुत जिगरी दोस्त है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो क्या बताया उन्होंने? बड़े अच्छे से आता है, ये सही बात है। अबे वही तो, एक फिजिक्स भी मुझे आती है जो आज तक याद है, लेकिन मैं तुमको सच बताऊं, मैंने फिजिक्स मुझे कभी आती नहीं थी, मैंने कोशिश बहुत किया लेकिन आई नहीं एक साल में, मतलब जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा जूलॉजी के अलावा अगर कुछ पढ़ा तो फिजिक्स पढ़ा, लेकिन कभी आई नहीं। लेकिन इतना मैंने फिजिक्स पे वर्क किया ना, आज भी अगर फिजिक्स के क्वेश्चन दिख जाएं तो मैं बुक का नाम बता सकता हूं, ये इस बुक का क्वेश्चन है। आज भी एक दो बार ऐसे, जो सर ने आपको बताया, एक दिन ऐसे टेस्ट का पेपर आया था आपके एआईटीएस का, तो रखा हुआ था, तो मैंने देखते ही बोला कि ये पूरी की पूरी इस बुक का क्वेश्चन है। अब नाम नहीं लूंगा आपके सामने, नहीं नहीं, तो नहीं नहीं वहां का नहीं था, एक बुक आती है अपनी नीट के लिए, बड़ी अच्छी बुक पहले चलती थी, आज भी चलती है, तो मैंने कभी नहीं सॉल्व किया ये सब। सर ने कहा एक चीज बताइए सर, आप आज से 10 साल पहले नीट की तैयारी किए थे, आज भी आपको ये क्वेश्चन कैसे याद रहते हैं, क्या फिजिक्स आज भी आप पढ़ते हो? हमने कहा नहीं, हमने इतना इस पे मेहनत किया था, समझ में तो कभी नहीं आया, लेकिन ये याद हो गया कि ये क्वेश्चन इसी बुक में मिलेगा। तो उन्होंने कहा हो सकता है आप गलत बता रहे हो, हमने कहा लगी सर, मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया धक्के से उस बुक का, और तुरंत खोला, हमने कहा देख लो सर, ये क्वेश्चन देख लो, वैल्यू तक नहीं चेंज है, हकीकत बात है, आती कभी नहीं थी। लेकिन इस एक्चुअली हमने पहले भी आपको बताया था ना, हमारी फोटोजेनिक मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, एक बार में अगर मैं एक बार देखा ठीक ठाक बन जाएगी, 2 से 3 बार अगर एक ही चीज को देख लिया, अब तो वो जाने वाली है नहीं। देखो सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं, लेकिन कभी फिजिक्स आई नहीं, फिर भी कोशिश बहुत कर लिया, कुछ भी नहीं समझ में आया। हाँ छोटी बच्ची हो क्या? हाँ तो जिसको फिजिक्स ना है वो छोटी बच्ची ही है। ओ यू आर वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। आ जाओ, छोड़ो फिजिक्स विजिक्स क्या करोगे जानकर, मेरी इसी में तो महारत है कि फिजिक्स मेरे से अच्छी किसी की नहीं है। तुम ट्राई करके देख लेना कभी, तुम ऐसे ही देख लो, मैंने हवा में कैलकुलेशन किया यार, तुम करके दिखाओ, तुम कैलकुलेटर यूज कर ले, यही डेटा आएगा। आ जाओ, क्या कह रही है? नहीं आया तो तू अपना फिजिक्स सुधार, मेरी तो अच्छी है फिर। अब कॉमन सी बात, अगर कोई टीचर तारीफ कर रहा है तो अच्छी ही है ना। आ जाओ आगे चले, यहां तक कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया इसमें, क्या समझ में आया ये बताओ, इसको छोड़ो। रुक गई गाड़ी कि सर सीधा सीधा एफएसएच और एलएच पीक लेवल पे है और एलएच सबसे टॉप पे है, जिसके वजह से ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट कर गई, तो क्या हुआ, अपना ओवुलेशन हो गया।
पक्की बात है। अब एक चीज बताओ, इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगी अपन इसको नाम देंगे लास्ट फेज, जिसको अपन नाम देते हैं सेक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज। राइट, चल भाई, सेक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज क्या होता है इसके बारे में अपन समझते हैं। देखो, अब नाम को पकड़ो सेक्रेटरी। अब ये सिक्रीशन का टाइम आ गया है बेटा। एक चीज बताओ, 14th डे पे आपने क्या करवाया है? बोलो यार, ओवुलेशन करवाया। और जब ओवुलेशन होता है तो क्या क्या बनता है आप बताओगे बेटा? एक बनता है अपना सेकेंडरी oocyte, और क्या बनता है? एक कॉर्पस ल्यूटियम। पक्की बात है। एक चीज बताओ, क्या नाम दिया था कॉर्पस ल्यूटियम को? टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर सकती है बेटा? एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगी क्या? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगी क्या? बोलो यार। जी सर, 100% सिक्रीट करेगी। रिलैक्सिन सिक्रीट करेगी क्या? इनहिबिन सिक्रीट करेगी। चलो, अब एक चीज बता दो बेटा, इस कॉर्पस ल्यूटियम को बिफोर द प्रेगनेंसी कौन मेंटेन करता है? बोलो यार, बिफोर प्रेगनेंसी इसको कौन मेंटेन करेगा? एलएच। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिफोर प्रेगनेंसी मेंटेन बाई, बोलो, एलएच हार्मोन। पक्की बात। यहां आ जाओ बेटा, कौन कौन से हार्मोन का लेवल ज्यादा था यहां पे? जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन तीनों का लेवल ज्यादा था। यहां पे किसका लेवल ज्यादा है? एफएसएच और एलएच बिल्कुल पीक पे है। तो एक चीज क्लियर हो गया, जीएनआरएच भी बड़ा होगा इस समय। क्लियर है? यहां पे आके देखो। अब एक चीज बताओ, ओवुलेशन हो गया, तो एक चीज बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम बनी कि नहीं बनी? बोलो यार। तो इसके वजह से अपना एफएसएच और एलएच पे क्या असर पड़ेगा? ध्यान से देखो, जीएनआरएच है, एफएसएच है और एलएच है, इन सभी का लेवल क्या होगा? कम होगा। क्योंकि किसका लेवल बढ़ रहा है बेटा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन एलएच थोड़े से अमाउंट में क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है, जो किसको मेंटेन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। मैंने बताया था बिफोर द प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा? एलएच हार्मोन। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई बेटा, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको कौन मेंटेन करेगा? बोलो यार, एचसीजी। इसको कौन मेंटेन करेगा बेटा? एचसीजी हार्मोन। ये लो, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। पढ़ेंगे जब प्लेसेंटा आएगा तो। क्लियर? इसको कौन मेंटेन करेगा? एचसीजी मेंटेन करेगी। अब ध्यान से देखो, ये भी तो मैंने बताया था कि अगर प्रेगनेंसी होगी, चलो शर्त देखना, इफ प्रेगनेंसी अकर, अगर प्रेगनेंसी होगी तो क्या होगी बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। कितने महीने के लिए रुकेगी बेटा? 4 महीने के लिए रुकेगी। क्वेश्चन आता है, सर 4 महीने के लिए क्यों रोक रहे हो? रीजन समझो। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कौन करवाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम ना। तो इंडोमेट्रियम को तो मेंटेन रखोगे अगर प्रेगनेंसी होना शुरू हो गई तो, और अगर इंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी कभी भी। याद रखना, अगर किसी में प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई किसी वजह से, अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, तो अगले ही दिन प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी हो जाएगी। क्यों टर्मिनेट हो जाएगी? क्योंकि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा बेटा, तुरंत क्या होगी बेटा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ब्लड में कम। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम तो जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच ज्यादा, जिसके वजह से क्या होगी? नेक्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। और अगर मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, इंडोमेट्रियम की लेयर ब्रेक होगी, जो बेटा बेबी को साथ में लेते हुए आ जाएगी बाहर। क्लियर है? आ जाओ। ये क्या होगी बेटा? कितने महीने के लिए रुकेगी? 4 महीने के लिए। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, इफ प्रेगनेंसी डू नॉट अकर, नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? अपना कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी। और कॉर्पस ल्यूटियम कितने दिन में डीजनरेट होने लगती है बेटा?
डी जनरेट होने लगेगी और 28th डे पे पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डी जनरेट हो जाएगी। और जब पूरी तरह से कंप्लीटली डी जनरेट हो जाएगी किस दिन पे बेटा, 28th दिन पे, तो एक चीज बताओ 29th डे पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम ब्लड के साथ सिक्रेट भी तो होगी, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं बेटा अपन, सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज नाम देते हैं। तो अब रुको जरा, सबर करो, आएगा प्लेसेंटा। 4 महीने तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है कॉर्पस ल्यूटियम। 4 महीने के बाद प्लेसेंटा का डेवलपमेंट अच्छा खासा हो जाता है, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करने लगती है, प्लेसेंटा सिक्रीट करने लगती है। तो जब प्लेसेंटा भी सिक्रीट करे, कॉर्पस ल्यूटियम भी सिक्रीट करे, तो बेइज्जती के मारे कॉर्पस ल्यूटियम बेचारी डीजनरेट हो जाती है। उसको पता चल जाता है हम भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहे हैं, प्लेसेंटा भी सिक्रीट कर रही है, सही बात है कि नहीं। अब वो भी प्लेसेंटा बोल देती है तुम रहो या ना रहो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जहां के आपके रहने या ना रहने से कोई फर्क ना पड़े, वहां आपका ना रहना ही सही होता है। मानते हो कि नहीं भाई, जिसके लाइफ में आप हो या ना हो कोई फर्क ना पड़े, तो उसके लाइफ में रहने का कोई मतलब भी नहीं है। बस इसीलिए इज्जत बचाने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है। समझ में आया, उसको भी अपनी इज्जत पा रही है, तुम्हारी तरह नहीं जहां चाहे मुंह मारते रहे हमेशा, है ना। इतना दुष्ट बदतमीज हमको मैसेज करता रात में 10 बजे, डाउट पूछ, रात में कोई पूछता है बदतमीज डाउट है। इतने दिन में कोई चैप्टर नहीं पूछा, इसी चैप्टर में इतने डाउट क्यों आते हैं तुझे, बहुत दुष्ट बच्चा है ये। अब मैं भी थोड़ा सा हरामी टाइप का, मैं इसका मैसेज सीन ही नहीं करता उस टाइम पे, दिन में सीन करके तब रिप्लाई देता हूं। ऐसे क्यों हरकत करता है बेटा, तू जब तेरी मर्जी हो तब कर देना, मैं फ्री होके मैं देख लूंगा, ठीक है। इसके लिए आप अदरवाइज ना ले, अगर आपको डाउट है आप मैसेज छोड़ दो, मैं फ्री होकर देख लूंगा, ठीक है। इसको अदरवाइज मत लेना, हाँ। और ले भी लोगे तो मेरा क्या कर लोगे यार, आ जाओ। देखो एक चीज इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। अभी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अभी देखना। सबसे ज्यादा नीट अगर क्वेश्चन पूछता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, अगर 4 क्वेश्चन पूछा गया तो 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ही होंगे, बाकी जो 2 बच गए वो अदर टॉपिक से होंगे इसी चैप्टर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे ज्यादा घुमाएगा फिराएगा तुमको हार्मोन में। ई वाला बढ़ा, ई वाला घटा, तो कौन सा वाला निकलेगा, यही होगा पूरे चैप्टर में। अब तुम बताओ हार्मोनल बैलेंस, पहले कौन सा हार्मोन यहां पे यूज हुआ है, अब आप बताओ इस चैप्टर में, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले कौन सा हार्मोन यूज हुआ है, सबसे पहले जीएनआरएच यूज हुआ है। सबसे पहले कौन सा हार्मोन यूज हुआ, एफएसएच। एफएसएच के बाद कौन सा हार्मोन आया इसमें, एलएच आया ना। बस यही तो खासियत है बेटा। ये लो एस्ट्रोजन आया कम्बक। अब एस्ट्रोजन कहां से आई है, टर्सरी फॉलिकल से आई है ना, तो टर्सरी फॉलिकल 14th डे से पहले बनी है, क्लियर। उसके बाद कौन सी हार्मोन आई, एलएच आई, और सबसे लास्ट में कौन सी आई, प्रोजेस्ट्रॉन आई। अब एक चीज बताओ, जिसको इसके बारे में ना समझ में आ रहा हो पूछे, मैं समझा दूंगा, है। अब यहां जीएनआरएच का कोई मतलब नहीं, जीएनआरएच हाइपोथैलेमस का है ना। पिट्यूटरी के हार्मोन की बात करेंगे यहां पे, और ओवेरियन हार्मोन की। अब बताओ इसमें जिसको ना समझ में आ वो पूछ सकता है। एम्स 2016 का पूछा गया क्वेश्चन, कुछ समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया सबको। देखो सबसे पहले फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ,
तो किसने कराया? एफएसएच ने कराया। फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट, तो टर्सरी फॉलिकल बनी, उससे कौन सा हार्मोन आया? एस्ट्रोजन आया, जिसने पॉजिटिव फीडबैक दिया जीएनआरएच को। एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन ज्यादा, तो एफएसएच तो सिक्रेट हो रहा है 14th डे पे, एलएच कहां पहुंच गया? पीक पे पहुंच गया। एलएच आई, जिसकी वजह से ओवुलेशन हुआ, तो एस्ट्रोजन तो है ही, साथ में कौन आ गया? प्रोजेस्टेरॉन भी आ गया। क्लियर है? आ जाओ, एक छोटा सा ग्राफ हमारी एनसीईआरटी ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझा रखा है, जो पिछले 10 साल भी तुम पढ़ते आए होगे और अगले 20 साल तक पढ़ोगे भी। जिंदगी में समझ में कुछ नहीं आएगा उसके बारे में, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन, और ये रहा आखिरी दिन, जिसको नाम थे 29 डेज, पक्का। और ये रहा हमारा 14th डे, 14वां दिन। क्लियर है ये बात? आ जाओ, तुमको कहानी सिखाते हैं इसके बारे में। सीधा ये पता नहीं, छोड़ो, यानी पीएचडी करने का क्या मतलब है, सीधा टेढ़ा बस समझ गए ना। आ जाओ, इसको हमने क्या किया, 3 स्टेज में आपको सिखाएंगे। अब ध्यान से देखियो, एनसीईआरटी ने जो तुमको परेशान कर रखा है, आज के बाद वो नहीं परेशान करेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। इस तरफ रहा तुम्हारा ओवेरियन हार्मोन, छोड़ो ओवेरियन हार्मोन। इस तरफ लिखो सबसे पहले आंटी जी के पिट्यूटरी का हार्मोन, इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, राइट। और ये रहा अपना ओवेरियन हार्मोन। क्लियर? अब ध्यान से समझियो बेटा। चलो, पहले दिन की बात करो मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कौन कौन से हार्मोन का लेवल ज्यादा है, ध्यान से देखना अपना। कहां गया रे? ये जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच का लेवल ज्यादा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है। यही तो होता है ना। आ जाओ यहां पे, पहले दिन की बात करें बेटा, तो धीरे 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 क्या होगा बेटा, एफएसएच बढ़ता जाएगा और 14th डे पे पीक पे होता है, यही तो होता है ना। लेकिन जैसे ही बेटा अपना 14th डे आएगा, ओवुलेशन होगा, तो ओवुलेशन के बाद क्या बनेगी? कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी। कॉर्पस ल्यूटियम बन गई तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों आएंगे, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच अब एकदम से डाउन हो जाएंगे। ये लो, यहां तक एफएसएच बढ़ा और यहीं से क्या हो गया, अब कम हो गया। ये कौन सा हार्मोन है अपना? एफएसएच हार्मोन है, पक्की बात। लेकिन एनसीईआरटी ने हमारे एक टर्म लिख रखा है बेटा कि रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल। हमारी इतनी ज्यादा यहां पे एलएच की सिक्रीशन होती है कि ये 14th डे पे कहां पहुंच जाता है बेटा? मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। जो कौन सी हार्मोन होती है? अपनी एलएच हार्मोन। कुछ समझ में आया? अब क्वेश्चन आता, सर यहां से एलएच क्यों गिरा दिया आपने? क्योंकि क्या बन गई यहां पे, अब कॉर्पस ल्यूटियम बन गई, राइट। एनसीईआरटी का डायग्राम देखना, उसने डायग्राम भी बना रखा है। ये रही अपनी प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद बनी अपनी सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनी टर्सरी फॉलिकल, ये ग्रेफियन फॉलिकल। यहीं पे क्या हुआ बेटा? ओवुलेशन। और यहां पे क्या बन गई? अपनी कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बन गई तो ये लो एफएसएच और एलएच दोनों कहां चले गए? अब निगेटिव में चले गए। क्लियर है? आ जाओ, एक और हार्मोन के बारे में समझते हैं अब यहां से। नेक्स्ट आएगा अपना एस्ट्रोजन हार्मोन। ओवरी, भाई देखो एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 ही हार्मोन आ सकते हैं, एफएसएच और एलएच। क्लियर? आगे आ जाओ। अब ओवरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एक चीज बताओ, जब एफएसएच और एलएच बढ़ेगा तो अपने ओवेरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन भी तो सिक्रीट होंगे। ये लो बेटा, 14th डे तक धीरे धीरे एस्ट्रोजन क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन होगी, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम भी तो यहीं पे बन जाएगी, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी, फिर से एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे आ जाएगा। ये लो, यहीं से एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया? पीक पे चला गया। ये कौन सी है? अपनी एस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में मैंने आपको कुछ तो बताया था कि सिर्फ और सिर्फ कहां से सिक्रेट होती है? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो क्या 14th डे तक कभी बढ़ पाएगी प्रोजेस्टेरॉन के लेवल? कभी नहीं बढ़ सकती। ये लो बेटा, जो प्रोजेस्टेरॉन है ये डायरेक्ट कहां बढ़ेगी? आके आफ्टर द ओवुलेशन। ये कौन सी हार्मोन है? अपनी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब तुम रटते रहो जिंदगी भर, कभी नहीं समझ में आएगा। कुछ क्लियर हुआ ये ग्राफ? आ जाओ,
फिर भी अगर किसी को लगे सर मान लीजिए भूल गए तो तब कैसे याद रखेंगे? सीधा सीधा याद रखने का एक तरीका, अब अपना कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि सर एफएसएच और एलएच 14वें दिन तक बढ़ेंगे, इसके बाद ये गिर जाएंगे, अब नहीं बढ़ सकते ये, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम आ गई है। तो एफएसएच और एलएच टॉप पे कब तक जाएंगे? 14वें दिन तक, यहीं से गिर जाएंगे ये, लेकिन सबसे टॉप पे कौन जाएगा? अपना एलएच जाएगा। लाइफ में जो 2 बार बढ़ेगी वो एस्ट्रोजन हार्मोन होगी, 14वें दिन से पहले भी बढ़ेगी और 14वें दिन के बाद भी, क्योंकि ओवेरियन फॉलिकल से भी आएगी और कॉर्पस ल्यूटियम से आएगी। जो लाइफ में सिर्फ एक बार बढ़े वो भी 14वें दिन के बाद बढ़ेगी, वो कौन होगा? अपना प्रोजेस्टेरॉन होगा। क्लियर हुआ सबको? ये रही बेटा अपनी पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। नीट में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। क्लियर? क्योंकि उसको पता है अपन सबसे ज्यादा गलती हार्मोनल बैलेंस में करते हैं। देखो पहला दिन चला तो पहले दिन से 5वें दिन के क्या नाम दिया आपने? ब्लीडिंग फेज, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम, जीएनआरएच एफएसएच और एलएच ज्यादा। फिर उसके बाद चलिए अपनी ओवुलेटरी फेज, जिसमें क्या हुआ बेटा? जीएनआरएच एफएसएच और एलएच पीक पे, तो एस्ट्रोजन भी आया। किसके वजह से आया? टर्शियरी फॉलिकल के वजह से आया, राइट, जिसके वजह से इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन शुरू हो गया और क्या हुआ बेटा? फॉलिकल भी डेवलपमेंट हुआ। 14th डे ओवुलेशन पे एफएसएच और एलएच एकदम पीक पे है अपना, और सबसे पीक पे कौन है? एलएच, जिसके वजह से क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट करेगी, तो क्या रिलीज होगी? अपनी सेकेंडरी oocyte और कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। कॉर्पस ल्यूटियम से 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि दोनों आएंगे तो निगेटिव फीडबैक देंगे, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आ गए, जीएनआरएच एफएसएच और एलएच कम हो जाए। सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आता है। क्लियर है? चलो फाइनली मेंस्ट्रुअल साइकिल फिनिश होती है। कितना टाइम है अभी? और आगे लेके चले? कितने घने सर लेके चलो? अच्छा कितने करें? मत लेके चलो, हाथ उठाओ, जिसकी नंबर ज्यादा होगा उसी की मानी जाएगी। हकीकत बताओ, अगर ना मन होगा जबरदस्ती नहीं करेंगे। है मन? जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा 10 मिनट में नहीं हो पाएगा, अब बोलो। तब नहीं, कल तो छुट्टी है। चलो अच्छा।